अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, गुज़िश्ता चंद रोज़ की ही बात है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ग्रुप सामने आ रहे हैं जो किसी ख़ास अक़ीदे के शोरा को और अदीबों को मंज़र आम पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये जो ख़ास अक़ीदे के तहत ये कोशिशें सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं, तो आज का सवाल जो है वो मेरा इसी से मुतल्लिक है कि क्या अदब का भी कोई मसलक होता है? अदब किसी मसलक से जुड़ा हुआ है या इसका कोई मसलक है? गालिब का एक बहुत अच्छा शेर है, हुँ, हम मुआहिद हैं, हमारा केश है तर्क रसूम। वाह! मिल्लतें जब मिट गईं अज्ज़ाए ईमा हो गई। वाह! अच्छा, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे जब हम ये बात करते हैं कि अदब का कोई मसलक नहीं होता, हुँ, अदब का कोई मज़हब नहीं होता, तो सुनने वाले अमूमन इसका एक बड़ा जज्बाती किस्म का मानी लेते हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अदब जो है वो बेमसलक होता है, हुँ, बिल्कुल। वो बेमज़हब होता है। अच्छा, फिर अगला सवाल ये होता है कि क्या एक शायर, एक अदीब जो है वो भी बेमज़हब होता है, हुँ, वो क्या बेदीन होता है? फिर हमारे यहाँ तो बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जिनका मानी किसी को मालूम नहीं होता और सोशल मीडिया पे बस उन्होंने वो लफ्ज़ सुना होता है बिल्कुल। कि ये तो सेकुलर है, हुँ, ये कोई एथीस्ट है। इस तरह के लफ्ज़ किसी को मानी आता हो या ना आता हो, लेकिन ये चल पड़ते हैं। अच्छा, बात ये है कि अदब का मज़हब ना होना और अदीब का मज़हब ना होना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अदब का कोई मज़हब नहीं होता, इसका मतलब ये हुँ, नहीं है कि अदीब का मज़हब नहीं होता बिल्कुल। या अदीब का मसलक नहीं होता। लेकिन एक अदीब में और एक आम फ़र्द में फ़र्क ये होता है कि वो अपने मसलक को दूसरे पे थोपता नहीं है, दूसरे को अपने मज़हब की जानिब खींचने के लिए कोई तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाता। वो एक मोहब्बत के रास्ते अपना अक़ीदा, अपना नज़रिया वो ज़ाहिर करता है। लेकिन जब वो अपना नज़रिया या अपना अक़ीदा ज़ाहिर करता है तो वो दूसरे के अक़ीदे और नज़रिए में भी एक हम आहंगी का रास्ता तलाश करता है। यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि अदीब का मसलक नहीं होता, हुँ, शायर का मसलक नहीं होता। शायर का भी मसलक होता है, अदीब का भी मसलक होता है, वो उसका भी एक मज़हब होता है, वो भी एक मख़सूस तरह का कलमा पढ़ने वाला होता है, वो भी किसी का मानने वाला होता है। लेकिन जब हम अदब की तरफ आते हैं तो एक हमारे यहाँ इस्तिलाह होती है वसीउल मशरबी की, हुँ, कि एक जगह बैठ के, तो जैसे हम एक जगह दस्तरख़्वान लगाते हैं तो हम खाना खाते हुए ये नहीं देख रहे होते कि ये मेरे सामने बैठा हुआ शख्स जो है ये फ़लाँ मज़हब से है और मैं फ़लाँ मज़हब से हूँ। यानी हम दस्तरख़्वान पर मिल बैठते हैं। तो ये जो अदब होता है ये भी हरफ़ों का एक दस्तरख़्वान होता है, ये भी लफ्ज़ों का एक दस्तरख़्वान होता है, ठीक है? इसमें भी आप दूसरे के अक़ीदे को अपने बातिन में जज़्ब करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बात ये है कि ये जिस सरगर्मी की जानिब आप इशारा कर रही हैं, बात ये है कि जो गिरोहबंदियाँ हैं वो तो ज़िंदगी के हर शोबे में हैं हुँ, और बिल्कुल। ज़ाहिर है कि हम देखते हैं कि अदीबों में भी ये होती हैं। हुँ, लेकिन आप अगर तारीख़ी अदब को देखें तो आपको जितने बड़े शायर अदीब नज़र आएँगे, जितने बड़े अहले कलम नज़र आएँगे, उनकी ज़िंदगियाँ तासुबात से पाक होंगी। वो हम वक्त अपने तख्लीकी काम में, अपनी तख्लीकी सरगर्मियों में, उसमें इतना मसरूफ़ होते हैं कि उनके पास ये वक्त ही नहीं होता कि वो किसी तकरीब के इनेकाद के लिए किसी ग्रोह को तश्कील दें, हुँ, किसी एवार्ड के हुसूल के लिए किसी ग्रोह को तश्कील दें। तो ग्रोहबंदियाँ होती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए कि तख्लीकी सतह पे हमने इस रुझान को फ़रोग़ देना है, हमें दुनिया भर के अदब में और ये ग्रोह ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अफ़राद के हों, बिल्कुल। 3 अफ़राद भी मिल के हुँ, एक जगह बैठ के किसी एक मसले को ज़ेर बहस लाते हैं और एक नज़रिए को परवान चढ़ाते हैं, उसको फ़रोग़ देते हैं। वो अदबी नज़रिया भी हो सकता है, उसके पीछे कोई फ़िक्र भी हो सकती है। तो ये जो सरगर्मियाँ हैं कि हमने किसी ख़ास तरह के मसलक के शुअरा को प्रमोट करना है, उनको आगे ले आना है और किसी दूसरे मसलक के शुअरा को हुँ, हमने जो है उनकी हौसला शिकनी करनी है। तो ये मैं समझता हूँ कि
ऐसी सरगर्मी है कि जिसको हम मनफी सरगर्मी कह सकते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि अदीब के मसलक से किसी को इनकार नहीं है। दुनिया भर में जितने अदीब हैं उनमें बहुत सारे हमें ऐसे मिलते हैं जो अपने अकीदे में, अपने नज़रिए में बहुत पुख्ता होते हैं, बड़े रासिख़ुल अकीदा होते हैं। ऐसे शुरा हमें यूरोप में भी मिलेंगे, ऐसे शुरा हमें सरज़मीन अरब पे भी मिलेंगे, ऐसे शुरा हमें सरज़मीन अजम पर भी मिलेंगे, ऐसे शुरा हमें अपने लोकेल में भी मिलेंगे। और कोई ख़ास नज़रिया रखना, कोई ख़ास मज़हब रखना, कोई ख़ास मसलक रखना, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अदब पर किसी ख़ास मसलक की अजारादारी कायम करना, अदब पर किसी ख़ास तरह के नज़रिए की छाप लगा देना, और ये सिर्फ बात मज़हब की नहीं है। आप देखिए दुनिया में जहाँ भी इस तरह की नज़रियाती असास आई है कि हमने अदब को पर ये नज़रिया जो है यूँ समझिए कि गालिब करना है, तो फिर हम देखते हैं कि अदब अदब नहीं रहता, अदब प्रोपेगेंडा बन जाता है। ठीक है, आप अपने उर्दू अदब में देख लीजिए, तरक्की पसंद तहरीक की मिसाल ले लीजिए, उससे पहले सर सैयद तहरीक की मिसाल ले लीजिए। तो जहाँ जहाँ भी अदीबों ने ये कोशिश की है कि वो मकसद को, नज़रिए को अपने फ़न में बहुत ज़्यादा ले आए हैं, तो कहते हैं ना कि जब नज़रिया और अकीदा दाखिल होता है तो फ़न दूसरे दरवाज़े से निकल जाता है। तो अगर कोई भी नज़रिया अदब को नुकसान पहुंचा सकता है तो ये मसलक की बुनियाद पे अदब को तकसीम करना। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, बात सिर्फ नज़रिए या फ़न या आर्ट की नहीं है। आप ये भी देखिए कि एक अदीब क्यों लिखता है, एक शायर क्यों लिखता है। एक अच्छा शायर, एक बड़ा शायर, एक बड़ा अदीब, एक बड़ा नावलिस्ट, उसकी जो तहरीर होती है उसका एक बुनियादी वस्फ़ अगर आप बतौर तालिब इल्म मुझसे पूछें कि उसकी तहरीर का एक बुनियादी वस्फ़ क्या होगा कि हम उसे कहें कि ये अदब है, मैं कहूँगा कि वो तअस्सुबात को ख़त्म करता है, वो तअस्सुबात को फ़रोग़ नहीं देता। जो अदब आपके मुतासिबाना ख़यालात आपके जहन में जब से भी हैं, अगर वो उनको ब्रेक करता है तो वो बड़ा अदब है। लेकिन अगर वो आपके तअस्सुब को फ़रोग़ देता है तो इसका मतलब है कि वो बड़ा अदब नहीं है। तो अगर हम शऊरी तौर पर भी ये कोशिश करेंगे कि ये मैं अपने मसलक के तहत लिखूँगा, मैं अपने मसलक के तहत लोगों को जमा करूँगा, मैं अपने मसलक के लोगों की प्रमोशन के लिए कोशिश करूँगा, तो फिर तो इसका मतलब वाज़े हुआ कि आप तो एक ऐसा अदब लिख रहे हैं जो शऊरी तौर पर तासुब को फ़रोग़ दे रहा है। तो अगर अदब भी तासुब को फ़रोग़ देगा तो अदब का जो बुनियादी मकसद है कि उसके अंदर मोहब्बत का पैगाम होता है, उसके अंदर इजमा का पैगाम होता है, उसके अंदर लोगों को इकट्ठा करने का पैगाम होता है, उसके अंदर हम आहंगी पैदा करने का पैगाम होता है। मैं यहाँ जाते जाते एक बात करता चलूँ, हमारे एक खिलाड़ी हैं, एहसन अली शायद उनका नाम है, बड़े स्मार्ट से हैं। तो वो एक बार हमारे ये जो बॉर्डर है तो वहाँ जो फ़ौजी, आपको पता है जब परचम उतारा जाता है तो वहाँ एक ख़ास तरह की परेड होती है, तो वो फ़ौजी एक दूसरे को सीना दिखाते हैं। तो वो उसने भी, उस खिलाड़ी ने भी जो है वहाँ बॉर्डर पे जाके तो फ़ौजियों की तरह ऐसे किया। तो उस पर भी लोगों ने तनकीद की है कि खिलाड़ी का काम ये नहीं होता कि वो सरहद के आर पार की जो एक तनाव है उसके फ़रोग़ में हिस्सा डाले। उसको तो चाहिए कि वो बॉर्डर पे जाके फूलों का गुलदस्ता उनको पेश करें। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप फूलों का गुलदस्ता पेश करें तो खुदा न खास्ता आप कोई उस मुल्क के शहरी होना चाहते हैं या आपके मफादात उस मुल्क के साथ हैं, नहीं। अदीब, खिलाड़ी, फ़नकार, इनका काम होता है मोहब्बत को फैलाना, मोहब्बत को आम करना, तासुबात को ख़त्म करना। तो अगर आप एक मसलक की बुनियाद पे अदब तख्लीक करेंगे तो एक तो अदब के बुनियादी मकसद से आप गुरेज़ कर रहे हैं, और अगर आप इस बुनियाद पे एक जमात बना रहे हैं तो फिर तो एक आप जो समझिए कि जहर जो है वो इस आब शफ़ाफ़ में मिला रहे हैं। तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये सरगर्मी बहुत नामुनासिब है कि हम अदब को मसलक की बुनियादों पर तकसीम करें। बहुत खूबसूरत, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की, और आपकी बातों से वाज़ेह है कि एक बड़ी मनफी सरगर्मी है, क्योंकि अगर अदब पे हम मसलक की इजारादारी कायम करने लगे तो अदब की जो एक मिठास है वो बिल्कुल भी बाकी नहीं रहेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम की दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, यानी तख्लीक की जानिब। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़ के हवाले से।
नज़म के लिखारियों में आपका शुमार होता है, तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और बहुत अच्छी अफ़साना निगार भी हैं। आपकी नज़में और अफ़साने जो हैं वो इस्लामाबाद के मौक़र अदबी जरीदों में शाया होते रहते हैं। इसके अलावा आप फ़िक्शन की तनकीद में भी ख़ासी दिलचस्पी रखती हैं और इन आपकी जो तनकीदी तहरीरें हैं वो भी मुख्तलिफ़ ब्लॉग्स में छपती रहती हैं। तो सर आज इनकी तख्लीक़ का कौन सा हिस्सा हमें अता करेंगे? सरोवर अल्ताफ़ हमारी जो जदीद नज़म का मंज़रनामा है उसमें एक नया और ताज़ा नाम है। तो उनका अभी एक मजमूआ आया कायनात के बैकयार्ड से, तो इसमें से मैंने एक नज़म मुंतखब की है। ये नज़म क्या है, ये इस किताब का पेश लफ्ज़ है और उन्वान है फ्रेम के जोग्राफ़ी में पोर्ट्रेट के कत्ल का किस्सा। कमरे में वो भी है, मैं मोमबत्ती की रोशनी में हाथों से परिंदे बनाती रहती हूँ और वो उनको उड़ाता रहता है। इस खेल में अजीब मज़ा है। कमरे में एक साया भी है जो मोमबत्ती की ओट में मुसलसल घात में रहता है। 32 साल से मेरा शिकारी भी है और मेरा शिकार भी। वाह, बहुत खूब। मैं उसका सिगरेट जलाती हूँ तो साया सुलगने लगता है। हम बारी बारी कश लगाते रहते हैं, धुएं के मरगोलों से फाख्ताएँ बनाते अपनी बयाज़ में एक नज़म लिखते हैं। ये सब बस एक सपना है। क्या कहने, बहुत खूब। बाहर स्ट्रीट बल्ब ऊँघने लगते हैं तो कमरा कीचड़ की आवाज़ से भरने लगता है। तब वो आता है मोमबत्ती की ओट से एक तेज़ धार तलवार लिए, उसका चेहरा पुष्ट पर है और जब वो बढ़ता है तो पीछे की तरफ जाता है। हम सिगरेट छुपा लेते हैं, ख़ुद को किताबों में दफन कर देते हैं। वो वार करता है बार बार, वरक कट कट कर गिरने लगते हैं और हम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वाह वाह वाह। 64 साला कमरा खौफ के मारे हमारे पीछे आन छुपता है। मोमबत्ती गुल हो चुकी है, बहुत खूब। घड़ियाल की सुइयां पिघल रही हैं, कैलेंडर वेंटिलेटर पर सांस ले रहा है, फाख्ताएँ ज़मीन पर तड़प रही हैं, बयाज़ गुम है। वाह, नज़म में जो है वो एक गहरा तख़य्युल हमें वाज़ह नज़र आता है। बहुत खूबसूरत, बड़ी उम्दा नज़्म आपने अता की। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब यानी किताब की तारुफ़ की जानिब चलते हैं। तो सर आज तारुफ़ के लिए कौन सी किताब पेश करेंगे? हमारे मोतबर अदबी जरायद में एक रिसाला औराक है। डॉक्टर वज़ीर आगा इसके मुदीर रहे और जदीद अदब, इसके फ़िक्री रुझानात, इसके नए उसलूबी मैलानात को फ़रोग़ देने में इस मुजल्ले का बड़ा किरदार है। तो आज जो किताब हमने मुंतखब की है ये है सादत हसन मंटू बहवाला औराक। इसके मुरत्तिब हैं सैयद मुर्तज़ा हसन शिराज़ी। सैयद मुर्तज़ा हसन शिराज़ी ने शहर शोब के हवाले से भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जदीद शुरा में भी इनका शुमार होता है, सरगोदा से इनका ताल्लुक़ है। तो ये वो मज़ामीन हैं जो औराक में शाये हुए सादत हसन मंटू के हवाले से। अच्छा, इस तरह के जो काम होते हैं ये मैं समझता हूँ कि तहकीक की दुनिया में एक बड़ी मुआवनत का काम करते हैं। यानी अगर आपको मंटू साहब पे मज़ामीन देखने हैं और आप देखना चाहते हैं कि औराक में कितने ऐसे मज़ामीन शाये हुए हैं। वैसे तो ये जो मुजल्ला औराक है इसका एक बड़ा अच्छा इशारिया भी मंज़र आम पे आया है, लेकिन इस किताब की ये ख़ूबी है कि मंटू साहब पर जो मज़ामीन शाये हुए थे उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है। तो मैं अगर उन मज़ामीन की फ़हरिस्त, जो कि बहुत तवील नहीं है लेकिन बहुत अहम मज़ामीन है और बहुत अहम अदीबों के और नाक़दीन के मज़ामीन हैं, इनमें मंटू के अफ़सानों में औरत डॉक्टर वज़ीर आगा का मज़मून है। यल्दरम मंटू और फैज़ ये मिर्ज़ा हामिद बेग का मज़मून है। मंटू जदीद अफ़साने का पेशरो जमील आज़र। मंटू हमारे गैर मुतदिल रवैये, मंटू और हमारे गैर मुतदिल रवैये आरिफ अब्दुल मतीन का मज़मून है। मंटू और अखलाकी इक़दार ये जमील आज़र का मज़मून है और मंटू ख़तूत के आईने में ये डॉक्टर सलीम अख्तर का मज़मून है।
तो जो हमारे नाज़रीन, हमारे तलबा व तालिबात अदब के बाज़ौक़ क़ारीन सआदत हसन मंटू से दिलचस्पी रखते हैं और वो देखना चाहते हैं कि औराक में किस नौइयत के अहम मज़ामीन शाये हुए, तो ये सैयद मुर्तज़ा हसन की किताब सआदत हसन मंटू और औराक, इसका मुताला ज़रूर करें। बहुत खूबसूरत अदब के अहम अदीब के हवाले से अहम किताब। नाज़रीन, इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। नए मौज़ूआत के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और डॉक्टर तारिक हाशमी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।